नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं अनिल अंबानी के ऊपर। अनिल अंबानी या छोटे अंबानी जो एडीएजी ग्रुप के मुखिया भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं और मुकेश अंबानी के छोटे भाई भी हैं। आज उनके लिए बहुत बड़े झटके की खबर आई है और उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए भी जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। खबर ये है कि अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन हो गए हैं और ये बैन सेबी ने लगाया है और इसके साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों में 11% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये बैन लगाया क्यों? ये कोई तात्कालिक फैसला नहीं है। दरअसल एडीएजी ग्रुप में कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज काफी पहले से थे और पिछले करीब 2-3 सालों से सेबी इस मामले की जांच कर रही थी। तो उसी जांच का ये नतीजा है और ये फाइनल वर्डिक्ट है, जिसके आधार पर सेबी ने ये पाया कि जो रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी है, उसमें पैसों की काफी हेरा-फेरी की गई है। यानी जो कैपिटल है, उस कैपिटल से ऐसे लोगों को लोन दिए गए जो जिनके पास ना कोई एसेट था, ना ही उनके पास कोई कैश फ्लो था या वो किसी भी पैरामीटर से वो लोन डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उनको लोन दे दिया गया और बाद में जांच में पाया गया कि ये जो सारी जो कंपनीज थी, ये अनिल अंबानी से ही रिलेटेड थी। यानी एक तरीके से फ्रॉड तरीके से जो बैंक का पैसा था, एनबीएफसी का पैसा था, वो निकाल करके अनिल बाबू ने अपनी जेब में रख लिया। इसके साथ ही सेबी ने 24 अन्य एंटिटीज जो कंपनीज हैं उनको भी शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। माफ कीजिए, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य कंपनियों को भी शेयर मार्केट से बैन कर दिया गया है। इन पर अलग अलग तरीके का जुर्माना लगाया गया है और रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। अब हम इस आदेश से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं। सेबी के आदेश से ये बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। पहला ये कि ये बिल्कुल क्लियर था कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरे फ्रॉड का, वो अनिल अंबानी जी थे। उन्होंने ही सिर्फ उन्हीं के कहने पर या उन्हीं के दबाव से ये सारे जो लोन थे वो फ्रॉडुलेंट कंपनियों को दिए गए और कंपनी के प्रबंधन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो निर्देश थे उनको पूरी तरह से नजरअंदाज किया। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस तरह के सवाल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थे उस पर सवाल उठाए थे, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट ने उसको पूरी तरह से इग्नोर किया। दूसरा ये, सेबी ने ये भी कहा कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसमें सभी व्यक्तियों की बराबर जिम्मेदारी नहीं ठहराई जानी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार शख्स हैं वो हैं अनिल अंबानी। उसके अलावा कई और भी एंटिटीज थी जिन्होंने फंड के डायवर्जन में मदद की। सेबी ने अनिल अंबानी पर टोटल 25 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है और जो अमित बापना है उन पर 27 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही रिलायंस एडीएजी ग्रुप की कुछ और दूसरी जो कंपनियां हैं उस पर भी जुर्माना लगाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो फैसला आया है, मार्केट को इस बात का अंदेशा नहीं था। रिलायंस ग्रुप के तमाम शेयर पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। यहाँ तक कि जो रिलायंस होम फाइनेंस का शेयर है जो एक टाइम में मार्केट लीडर्स के लिए
के कैटेगरी में आता था, टॉप कंपनियों में आता था, उसके शेयर की कीमत सिर्फ ₹4.5 के आसपास रह गई थी। लेकिन इस फैसले के बाद उसका शेयर करीब 11% टूट गया है। वहीं रिलायंस पावर, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि अब रिवाइवल हो रहा है, उसमें भी 5% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 11% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस होम फाइनेंस में 5.12% की गिरावट देखने को मिली और रिलायंस पावर में भी 5.01% की गिरावट देखने को मिली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो हो गया, अब जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए एक तरीके से एक सबक लेने वाली बात है। अगर मार्केट में ऐसा नहीं है कि एडीएजी ग्रुप की कंपनियों के लिए ये कोई नई बात है। मार्केट को कहीं न कहीं अंदेशा था, इस तरह की खबरें आती रहीं कि एडीएजी ग्रुप का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है। उसके बाद भी अगर आपने पैसे लगाए, तो आपको फिर अपने विवेक पर थोड़ा सोच-विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं और आपने अगर पैसे लगा दिए हैं, तो कोशिश करें कि इस ग्रुप से सभी कंपनियों से निकल जाएँ। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बड़ी चीज़ होती है और ट्रस्ट भी बड़ी चीज़ होती है। तो अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी का अगर ये हाल है, इस लेवल का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलायंस होम फाइनेंस में है, तो ये मानने का कोई कारण नहीं बचता है कि इनकी बाकी कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा। तो जल्द से जल्द इनकी कंपनियों से निकल जाएँ। हाँ, मेरी तो यही सलाह है और आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी देखें तो इस तरह की कंपनी में पैसा ना लगाएँ और दूसरा प्रॉपर्ली डाइवर्सिफ़ाई करें। अगर आपने 20 स्टॉक्स लगाया है, तो 20 स्टॉक्स में पैसा लगाया है तो किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा ना लगाएँ, ताकि अगर इस तरह की स्थिति का अगर सामना भी करना पड़े, तो आपका पूरा कैपिटल ना डूबे और इन्फॉर्म रहें और अवेयर रहें और विवेक से काम लें। इसलिए हम बताते हैं कि हमेशा ही एक जो कंपनी स्पेसिफिक में सारा पैसा लगाना एक बहुत ही मूर्खता वाली बात होती है। अगर आपको पैसा लगाना ही है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप ईटीएफ में पैसा लगाएं। आप निफ्टी बीज हैं, जूनियर बीज हैं, गोल्ड बीज हैं, आप इनका एक पोर्टफोलियो बनाएं क्योंकि इनमें कई सारी कंपनियां शामिल होती हैं और किसी एक कंपनी के गिरने से या उठने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। लेकिन अगर आपने सपोज करो कि रिलायंस होम फाइनेंस जैसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है कि अरे ये तो ₹4 से बढ़ करके ₹200 हो जाएगा और इस तरह की जो कहानियां सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे बिखरी पड़ी हैं उस पर भरोसा करते हैं या फिर किसी टिप्स देने वाले पर भरोसा करते हैं, तो फिर आपके साथ वही होगा जो आज हुआ है। तो आप हमारा चैनल मनी प्लांट द अल्फा रिटर्न शो देखते रहिए और मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए तो मैं आ गया और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।